जय हिंद दोस्तों, मंजित लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पहला पाठ जो वास्तविक संख्या है उसके परिमेय 1.2 के विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। परिमेय 1.2 कहता है कि अंकगणित के आधारभूत परिमेय इसे कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये परिमेय कहना चाहता है, हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 56 है, अगर इसका हम गुणनखंड करें अभाज्य गुणनखंड, अगर 2 से देखिए इसे डिवाइड करते हैं तो 28, फिर 2 से इसे करते हैं तो 14, फिर 2 से तो 7, फिर 7 से तो ये कट जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 2 2 कितने बार है जी? तो 3 बार, और फिर ये 7, तो ये 2 गुणे 2, तो ये 2 का पावर हम 3 गुणे इसे 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि 2 पहले ही होना चाहिए। ये कह रहा है कि ये क्रम में आना मैंने ज़रूरी नहीं है। अगर इसे हम ये 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 भी लिखें तभी इसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात किसी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके क्रम मायने नहीं रखता है। जैसे हम मान लीजिए अगर 35 का भी करते हैं तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 होगा, और फिर अगर 7 से करेंगे तो ये कट गया। तो 5 गुणे हम 7 लिखे या 7 गुणे 5 लिखे, ये क्रम इसका मायने नहीं रखता है। यही परिमेय 1.2 हमें बताता है। अब अगला कड़ी है जिसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF यानी मासा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। हम मान लेते हैं कि हमारा पहली संख्या P है और दूसरी संख्या क्या है, Q है। हम उन दोनों का हम लसा और मासा का गुणनफल कर दे और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कर दे, दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। जैसे हम पहली संख्या मान लें हम 8 ले लेते हैं और दूसरी संख्या हम 7 लेते हैं। छोटे से अंक लेते हैं तो आपको समझ में, अगर 8 7 का अगर हम मासा निकालें तो 8 7 का मासा, तो 8 का अगर हम मासा तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, वही 7 का फैक्टर करेंगे तो ये 7 ही होगा, 7 ही होगा ना जी। तो हम दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है, मासा होता है। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। LCM जो मिले तो भी लिखते हैं, ना मिले तभी लिखते हैं। तो 8 7 56। अब देखिए यहाँ भी गुणा करते हैं तब भी 56 आएगा, और इन दोनों को भी गुणा करते हैं 56 ही होगा। अर्थात किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर लसा और मसा का गुणा कर दे और पहली और उसकी दूसरी संख्या से भी गुणा कर दे, दोनों का रहता है बराबर होता है। ये तो 5-6 क्लास में भी बच्चों में दिया होता है। आप लोग तो बड़े हो गए हैं। अब अगले हम प्रश्नावली क्वेश्चन पर हम आते हैं। जैसे प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है 140, तो 140 का हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम 2 से इसे कटाते हैं तो 2 7 14, ये 40 होगा। फिर अगर 2 से इसे फिर डिवाइड करते हैं तो 35, फिर 5 से करते हैं तो ये 7, फिर 7 से इसे डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 कितने हैं जी, तो 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 कितने बार हैं, तो 2 2 बार हैं, 5 गुणे 7। यही इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। हम जानते हैं इसका क्रम जो मायने नहीं रखता है, लेकिन हम इसलिए आरोही क्रम में ही इसे लिखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसका है 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो 156 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से कटेगा, तो 2 7 14, 2 8 16। फिर और 2 से कटाएं, 2 3 6 और 2 9 18। फिर अगर 3 से कटाएंगे तो 13 3 39, फिर ये 13 से कट जाएगा। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 कितने बार है जी, तो 2 2 बार है। 3 कितने बार है, तो 1 बार है, तो ये 13। ये इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अगला इसका क्वेश्चन है कि 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में
व्यक्त करें। 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो 38 25 को हम जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो देखिए 38 25, तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये पहले सबसे छोटे अंकों से इसे डिवाइड करते हैं। 5 से तो कटेगा, अब देखते हैं क्या 3 से कट सकता था। 8 3 11 को 8 3 11 और 2 13 5 18, ये 3 से संख्या कटेगा। अब 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15, फिर इसे हम 3 से कटाते हैं तो 3 चौका 12, फिर 3 एकम 3 ये कितना 3 7 3 एकम 3 और 3 5 3 दूनी 6 और फिर 3 5 15, फिर इसे हम कितने से कटेंगे जी? अब इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 40 और 5 25, अब ये फिर 5 से कटेगा तो ये 17 5 85, फिर ये 17 से। अब इसका भाज्य गुणनखंड जो होगा 3 कितने हैं जी? तो 3 1 2 3 2 बार है, 5 कितने बार है? तो 2 बार है, फिर 17, तो ये इसका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अगला हमारा प्रश्न है 5005, तो 5005, तो पहले तो इसे हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 1। अब अगला भाज्य संख्या इसके लेते हैं, तो अगला भाज्य संख्या देखते हैं 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 एकम 7, फिर अब 3 7 चौक 28, फिर 2 1 7 का 21। अब अगला भाज्य संख्या लेते हैं। अब कितने से कटेगा जी? अब ये कटेगा 13 से, तो 13 कम 13 और फिर ऊपर से आएगा 3, और फिर ये डिवाइड होगा जी किससे? तो 13 से। अब इसका अभाज्य गुणनखंड होगा तो 5 गुणे 7 गुणे और 13 कितने बार है जी? 13 2 बार है। अब इसी क्या होगा? इसका ये अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 74 और 29 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 74 और 29 का, तो ये सबसे पहले तो ये कटेगा तो 17 से कटेगा। 17 से कटाएंगे तो 17 चौका 68, 17 तिया 51, फिर 17 7 19 से। इस बार ये कटेगा, 17 से तो हो गया। अब 19 से इसे कटाते हैं। 19 दूनी 38 38 32 5, 19 तिया 57। इस बार फिर किससे कटेगा? ये 23 से कटेगा। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे 23 होगा। एक बार है तो इस पर लिखे या ना लिखे, ये इसका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। ये आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान है। अब 3 नंबर हम प्रश्नों को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि जाँच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मस गुणनफल के बराबर होता है। हम तो पहले भी इसके उदाहरण बताए थे आप लोगों को। अब देखिए पहला संख्या हमारा क्या है जी? पहला संख्या 26 है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं? हम इसका 26 का पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। 26 किससे कटेगा जी? तो 26 को 2 और 13 से कटेगा, जाहिर है 26 कटेगा। अब दूसरा कितना है जी? 91, तो 13 7 91, 13 गुणे 7। अब देखते हैं HCF वो होता है कि जो दोनों में क्या रहे? कॉमन रहे, दोनों में कॉमन रहे। तो दोनों में कॉमन क्या है जी? तो 13 कॉमन है। इसका LCM क्या होगा जी? कि जो कॉमन रहे, दोनों में जो रहे उसे हम एक बार लिखते हैं। दोनों में जो कॉमन रहे जो एक बार लिखते हैं, जो नहीं होता है उसे हम ऐसे फिर गुणा में लिख देते हैं। तो 2 गुणे 7, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं, जब दोनों गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 14 तिया 42, 14 तिया 42, फिर ये 182 आएगा। अगर इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 182 आएगा। अब हम जांच करते हैं कि क्या दोनों संख्याओं में गुणनफल और लस और मस दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। अगर हम मान लेते हैं हमारा पहली संख्या का है जी PX है और दूसरी संख्या का है
QX है और दोनों का लसा LCM और HCF का होगा आपस में बराबर होना चाहिए। तो पहली संख्या हमारा क्या है जी 26 है, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91। इसका LCM कितना है जी 182। हम HCF कितना है जी 13। अब हम इनको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 23 66। इसको भी गुणा करेंगे तो 23 66, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे। अर्थात हम दिखा दिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और लसा और मसा गुणनफल क्या रहेंगे आपस में बराबर हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 510। अब अगर हम 510 दिए तो लॉन्ग है, तो 510 का यहाँ पर हम करते हैं 510 का हम क्या करते हैं पहले फैक्टर करते हैं लसा टाइप का। तो 2 से पहले 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर 3 से इस पर कटाते हैं तो 3 8 24, 3 पचे 15। अब ये फिर 5 से कटाएंगे तो 17, और फिर ये 17 से कटाएंगे तो क्या होगा। अब इसका 510 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरह हम 92 का गुणनखंड करें तो 92 को करेंगे तो खंड करते हैं तो 92 के आधा 2 से कटाएंगे, फिर तो ये 46, फिर 2 से कटाएंगे तो 23, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। अब हम इन दोनों का निकालते हैं जी। अब हम इन दोनों का HCF निकालते हैं तो HCF, तो HCF क्या होता है जी जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। दोनों में क्या कॉमन है तो दोनों में 2 कॉमन है। अब इसका LCM, तो LCM जो मिले तो भी और ना मिले तो भी, तो इसका LCM हो जाएगा। अगर हम LCM देखते हैं तो LCM इसका होगा जो मिल रहा है एक बार मिला है तो 2, और जो नहीं मिला है उसको भी, फिर 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अगर हम इसका LCM लिखते हैं तो इसका LCM आएगा, हम गुणा किए हैं 23 460, इसका क्या हुआ LCM होगा। अब हम लोग को दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि क्या इन दोनों संख्याओं गुणनफल इनके लसा और मसा गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं हमारा पहला संख्या PX, दूसरा संख्या QX। का दिखाना है जी कि LCM और HCF के गुणनफल है कि नहीं है। तो पहला संख्या 510 है, दूसरा संख्या 92 है। LCM कितना है जी तो 23 460, HCF कितना है 2। अगर हम दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो ये आएगा 23 दूनी, इसको भी गुणा करेंगे तो 46 920 होगा, और इसको भी गुणा करेंगे तो 46 920 होगा। यहाँ भी हम प्रूफ करके दिखा दिए कि दोनों संख्याओं के लसों और मसों का गुणनखंड और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बराबर होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका 336 और 54, 336 और 54 का गुणनखंड। 336 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से करें तो 2 का में 2 है, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3, फिर एक बार 7 से। ये इसका गुणनखंड हुआ। 54 का करेंगे तो 54 का अगर गुणनखंड करते हैं 54 तो 2 न छक 54 2, तो ये 27, फिर 3 से, फिर 9, फिर 3 से, फिर 3 से। अब हमें क्या दिखाना है जी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और लसा और मसा गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। तो फिर वही हम नियम लाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब पहली संख्या कितना है जी 336, दूसरी संख्या कितना है जी 54। अब LCM देखते हैं तो LCM अगर जो मिलता है वो भी, जो ना मिले वो भी। तो इसका LCM पहले मसा देखते हैं तो मसा कितना अभिनिष्ठ है जी तो 1 2 है, 1
3 है, तो इसका मसा जो होगा वो 6 होगा। अगर एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम 1, 2 और 3 तो घनिष्ठ है, उसके बाद 2, 3 एक्स्ट्रा है, तो वो भी लिख लिए। 2, 3 जो एक्स्ट्रा है वो भी लिख लिए। अब एक्स्ट्रा का है जी 2, 2 भी एक्स्ट्रा है, 2 भी एक्स्ट्रा है, और फिर 1 7 है। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 30 24 आएगा। तो 30 24 अब गुणा करेंगे इन दोनों का, तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं 6 चौके 24, 6 दूनी 12 तो 14, अच्छा 3 18, मैंने इसका भी गुणा करेंगे 18 144 क्या करेगा आएगा। यहाँ भी हम दिखा दिए कि दोनों संख्याओं लस्सा और मस्सों का गुणनफल और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है, आपस में बराबर हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है, आपके सामने दिख रहा होगा कि इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड विधि से लस्सा और मस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 12 का अगर फैक्टर करते हैं तो 12 क्या होगा जी 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह अगर हम 15 का फैक्टर करते हैं तो 15 क्या होगा जी 3 गुणे 5। इसी तरह हम 21 का अगर फैक्टर करते हैं 21 का, तो 21 कितना होगा जी 21 3 गुणे 7। अब हम क्या देखते हैं HCF। तो HCF का बताएंगे जी, जो तीनों में अभिनिष्ट हो वो क्या होगा, इसका HCF यानी मसा होगा। तो तीनों में क्या मिल रहा है जी, तो तीनों में देखते हैं, देखिए 3 3 मिल रहा है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका मसा होगा। और LCM जो मिले वो भी और जो ना मिले वो भी। तो देखिए 3 तो सब में अभिनिष्ट हैं, तो हम 3 को क्या करते हैं लिख लेते हैं। अब एक्स्ट्रा क्या है जी, अब एक्स्ट्रा 2 2 है, तो 2 2 लिख लिए। फिर क्या है 5 है, तो हम 5 को भी लिख लेते हैं 5 है। फिर 7 को, दूनी के 4 चढ़ती हैं 12 12 5 60, 6 7 42। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 420 आएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये 17 23 और 29 है। कितना है जी 17 23 और 29 है। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है जी, इन दोनों का लस्सा और मस्सा में अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो देखिए अब ये तो आसान है, HCF निकालेंगे तो दोनों में क्या देखते हैं, इन तीनों में कोई अभिनिष्ट नहीं, तो कोई अभिनिष्ट ना हो तो 1, तो इसका मस्सा क्या हो जाएगा जी, तो इसका मस्सा 1 हो जाएगा। अब इसका LCM, तो LCM अब तीनों का गुणा करते, जो अभिनिष्ट ना हो तो 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका अगर हम गुणा करते हैं तो आएगा 11 339। हम गुणा करके रखें तो पहले तो आपका समय का नुकसान ना हो। अगला जो प्रश्न है 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड से इसका लस्सा और मस्सा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 8 का अगर हम निकालते हैं तो गुणनखंड इतना सिंपल है, 2 गुणे 2। 9 का जी 3 गुणे 3। अब वही 25 का निकालें तो 5 गुणे 5। अब देखते हैं, अब इसका हम HCF मस्सा निकालते हैं। देखिए तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो इसका मस्सा क्या होगा 1 होगा। अब LCM मिले तो भी लिखे, ना मिले तो भी लिखे। 2 कितने हैं जी, तो 2 3 2 है, 3 बार 2 है और 2 बार 5 है। अगर हम इसका हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पाएगा तो दूनी के 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24 या 72 गुणे 5 गुणे 5 20, यानी इसे गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। यहाँ भी हम अब लस्सा तो आप सभी का आता होगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 है, हमें ये दिखाना है। देखिए 2 संख्या दे दिया है 306 और 657 जिनका मस्सा 9 है। प्रश्न संख्या जो 4 है दिया है HCF 306 और 657 9 है, 657 का मस्सा 9 है, तो इसका हमें LCM ज्ञात करना। अभी हम एक आपको बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, माना हमारा पहली संख्या PX है, दूसरी संख्या क्या है जी QX है, तो दोनों का संख्याओं का LCM और HCF का होता है
गुणनफल बराबर होता है। हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का है दिया हुआ है, तो दिया है तो हम इसका अगर हम देखिए पहली संख्या 306, दूसरी संख्या कितना है जी, दूसरी संख्या दिया है 657, और इसका हमें एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम इसका एचसीएफ का क्या है जी, 9 दे दिया है। जब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो आसान हो गया, तो इन दोनों से क्या करें, 306 गुणे 657 भागे 9। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो 29 27 और 4 36, यानी हम एलसीएम अगर 34 में 657 से हम गुणा कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम आएगा 22 338, ये इसका होगा, इसका एलसीएम होगा। हम बहुत आसान तरीके से इसको समझे कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल और उनका लसाअ और मसाअ गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं को दिया था 306 और 657, हमने उसमें दोनों संख्याओं में उनके गुणनफल में अगर 9 से हम भाग दिए, अब जो आया 34 और फिर गुणा कर दिए तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, उसका हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि किसी भी संख्या के अंत में, देखते हैं, किसी भी संख्या के अंत में शून्य आने के लिए उनके गुणनखंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक होता है। क्या होता है जी, आवश्यक होता है। 2 और 5 का होना आवश्यक होता है। अब प्राकृतिक संख्या n, जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है तो n में हम n का मान हम 1 2 3 4 5 6 तक जहाँ तक ले। अब देखिए 6 जो हमारा है, 6 गुणनखंड क्या होगा जी, 2 और 3, 2 3 है 6, इसमें तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अगर हम इस 6 के पावर अगर हम 1 भी लिखें तभी 6 होगा, ये भी देखते हैं। 6 के पावर 2 लिखें तभी ये 36, 6 के पावर 3 भी लिखे 216। इसी क्रम बढ़ते भी रहे तो कभी भी जीवन भर आप करते रहिए, इसका अंत में शून्य नहीं होगा, क्योंकि 6 का गुणनखंड में 2 और 5 नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम n के पावर 0 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 0 हमारा पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर 0 रखते तब भी नहीं आ पाता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं ये भाज्य संख्या क्यों है। हम प्रश्न लिख दिए हैं। अब दिया है 17 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये भाज्य संख्या क्यों है, जबकि सभी ये अगर गुणनफल देखें तो सभी ये अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी क्या है 13 है, और 13 यहाँ पर भी है और गुणा में भी। हम 13 को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका 13 कॉमन कर लेते हैं। 7 गुणे 11 हम कॉमन किए तो यहाँ का बचेगा 1, और फिर क्या होता है जी 1। और बदमाश के नियम से क्या होता है, सबसे पहले हमें गुणा करना पड़ता है तब जोड़ना पड़ता है। तो 13 11 77 प्लस 1, तो 11 गुणे 78। अब देख लेते हैं इसका गुणनखंड का हो जाएगा 2। हम अभी पढ़े हैं कि अभाज्य संख्या अपने से अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती है। देखिए यहाँ पर ये 13 से भी 18, इसमें 2 गुणनखंड हो गए, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। अगला जो इसी का श्रृंखला है जिसमें दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस 1 गुणे 1 प्लस 5 दिया है। इसमें इसको भी हम उसी तरीक़ा से करें। देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। इन सभी में से हम 5 का करते हैं
कॉमन करते हैं। जब 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ का बचेगा जी 7 गुणे 6, और 5 की जगह कॉमन नहीं है तो 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 5। जब इसको हम गुणा करेंगे तो पूरा ये आएगा 1008 प्लस 1। अब गुणा करने का 5 गुणे अब 1000 क्या हो जाएगा 9। अब इसका भी देख लीजिए, इसका भी 1 से अधिक गुणखंड आने लगा है। तब हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, यह संख्या क्या है, भाज्य है। क्यों है जी? क्योंकि इसका 1 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि इसका 1 से अधिक क्या है जी, गुणनखंड है। अब इस प्रश्नावली के हम सबसे लास्ट क्वेश्चन के देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, दिखा रहा है कि एक कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है। क्या बता रहे हैं जी? कोई वृत्ताकार क्या है, खेल का मैदान है। हाँ, यहाँ पर वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसमें एक लड़का है, एक लड़की है। पहला जो लड़का है उसका नाम सोनिया है, लड़की का नाम सोनिया है। जो लड़का है उसका नाम क्या है जी? उसका नाम रवि है। ये कह रहा है, हम आपको समझाने का प्रयास करिए, कह रहा है कि दोनों एक ही जगह से एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, गति करना स्टार्ट करते हैं। जबकि जो सोनिया है एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, जबकि दूसरे रवि हैं एक चक्कर 12 मिनट में। तो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। तो ये बताइए कि पुनः दोबारा कब मिलेंगे। हम ये क्वेश्चन तो 5-7 में 3-4 में पढ़े होंगे कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इन सबको क्या किया जाता है, एलसीएम निकाल दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे तो 9, फिर ये 6 होगा, फिर 2 से तो ये 3, ये 9, फिर 3 से कटाएंगे इसको तो 3 का 9, 3 का में 3, फिर ये 3 से पूरा कट जाएगा। अब इसका जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणनखंड का 2 दूनी का 4 चढ़ती हैं 12 बढ़ती हैं 36। अगर ये सब मिनट में 36वें मिनट पर क्या करेंगे, दोबारा ये पुनः रवि और सोनिया का करेंगे, मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।